लेकिन नाम महराज, क्योंकि महराज जो है वो खाली सुर्खियों में रहना चाहता है। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, एक दिन महराज आवाज उठाते हैं, दूसरे दिन वो शेड वहां से हट जाता है। देखो अगर वैसा ही होता 2-4 दिन के बाद हटता। नहीं, देखो 2 दिन पहले बताया था ईओ ने, डिप्टी कमिश्नर ने, कि शर्ट हटा लो उधर से। अच्छा, वहां पे हुआ क्या था? आप पहले से वहां पे मौजूद थे? ड्राइवर के साथ मारपीट होते आपने देखा? नहीं, मैंने ये नहीं देखा, मैं भद्रवा से आ रहा था, मैं मेडोर में था। सबका जहां तक सवाल है, आजाद साहब हमारे दिलों में, हमारी नसों में बसे हुए हैं। वो किसी तारीफ के मोहताज तो है ही नहीं। जब वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे 2-2.5 साल के अरसे में, जो उन्होंने काम के, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी ऐसे काम नहीं, वो हिस्ट्री है। लेकिन जहां तक अफवाहों का तकाजा है, तो हम भी चाहते हैं अगर गुलाम नबी आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे तो जम्मू कश्मीर का निजाम बदल जाएगा। लेकिन वो अब सेंटर की बात है। आजाद साहब ने तो इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, उनके साथ कोई ऐसी बात हुई नहीं। और ये भी आजाद साहब ने बताया कि मैं किसी से मांगने वाला नहीं हूँ। जब अफवाहें दो चल रही हैं गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में, या तो उनको एलजी जम्मू कश्मीर बनाया जा सकता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, क्योंकि धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। देखो आजाद साहब ने जब आजाद साहब कोई बात करें तो उधर हमारी फिर बात करना कोई मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। आजाद साहब ने खारिज कर दिया कि मेरे साथ ऐसी कोई बात किसी की हुई नहीं, और मैं वो लीडर नहीं कि मैं किसी को मांगू। जब वो छोटे थे, 31-32 साल के, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, आजाद साहब छुट्टी गए थे फार्म। तो कहने का मतलब यह है कि आजाद साहब ने खुद बोला कि मुझे मैडम ने फोन किया कि आपने वोट लेनी है, उन्होंने बोला कि मुझे छुट्टी मिली है, मैं 15 दिन काट के आऊंगा, आप किसी और को मंत्री बनाओ। वो लालची किस्म का आदमी है नहीं। तो आजाद साहब को कोई भी पोस्ट मिले और हिंदुस्तान के वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे तो उनके लिए वो पोस्ट मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका कद जो है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो चनाब वैली के लीडर नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, और वो लीडर है सेकुलर टाइप के। आज तक उनके पास कोई जाति, उसमें कभी उनने भेदभाव नहीं किया, किसी भी मसले में उनने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और एक सेकुलर लीडर है। आज जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं कि सेकुलर लीडर की बात नहीं होती। देखो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 20 साल से, लेकिन मजहब के नाम पे वोट मिलते हैं। जब एनसी हारने की कगार पर थी तो उमर साहब ने टोपी उतारी और लोगों को बोला कि समझो कि इमोशनल ड्रामा किया, तो सरकार बनी उनकी। सरकार बनने के बाद आप ये देखिए कि कौन सा काम किया उन्होंने। जो वादे किए थे, डेली विजर, सफाई कर्मचारी, एनवाईसी, बेरोजगार नौजवान है, उनकी बात नहीं की, और वो कर सकते थे। एलजी एक साइड से बोलता है कि मेरे पास खाली पुलिस है, इनके लीडर खुद बोलते हैं कि हमारे पास बाकी सारे मंत्रालय। तो अगर इनको लोगों की दर्द होती, इन्होंने बिल पास करने थे, जो भी उन्होंने बोला था इलेक्शन से पहले, अगर वो बिल पास करते तो जम्मू कश्मीर के लोग देखते कि एलजी ने रुकावट डाली, लोगों की बात नहीं किया और बिल पास होने नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मती हम जम्मू कश्मीर के लोगों की कि हमने गुलाम नबी आजाद साहब को उस वक्त साथ नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सेकुलर लीडर है। अगर वो भी मजहब के नाम वोट मांगते, इमोशनल ड्रामा करते, तो इस वक्त वो सरकार में होते। जब आजाद साहब इतने ही अच्छे हैं, आजाद साहब का साथ जो है गुलाम मोहम्मद सरूड़ी ने भी दिया, और भी कई एमएलए, पूर्व मंत्री, आज वो फिर कांग्रेस में चले गए। देखो जब गुलाम नबी आजाद साहब की जहां तक बात है, उनके जो भागने वाले लोगों की बात, उनने कुर्सियों के लिए लालच किया। गुलाम नबी आजाद साहब को सेंट्रल से जम्मू कश्मीर लाया, कुरान हाथ में उठा के। वो गुलाम नबी आजाद साहब खुद बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको सीधा बताऊं कि जो हलफ करे इंसान, उस पर तो भरोसा है नहीं। हमारे लड़ाई तो कुर्सी की है ना, जब कुर्सी नहीं मिलेगी तो करना क्या? सबसे पहले मजहब है, सबसे पहले मुसलमान के लिए कुरान है। आप चाहते हैं आजाद साहब को कोई अच्छी पोजीशन मिले, वो सीएम जम्मू कश्मीर बने? आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ जम्मू कश्मीर तो कुर्सी की है ना। देखो हम चाहते हैं, आजाद साहब तो नहीं चाहते। अगर आजाद साहब खुद चाहते, वो रातों रात लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लिए वो पोस्ट मायने नहीं रखते। तो वो भी इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। मैं आपको बताऊं पार्टी प्रेसिडेंट जो 32 साल का लड़का हो, जब 32 साल के गुलाम नबी आजाद साहब थे, उनको इंदिरा गांधी जी बोलती है कि आओ मैं आपको कुर्सी पर बिठाऊंगी और मिनिस्ट्री की ओथ लो। पॉलिटिकल पार्टी बनाई क्यों है? इसलिए बनाई है ना कि सत्ता में आए, पावर मिले, सीएम बने। आपको मजबूर किया था लोगों ने, चाहे वो जितने भी लीडर भाग गए हैं, उन्होंने मजबूर किया था। दिल्ली जाके मजबूर किया कि आप अब जम्मू कश्मीर में आओ, लोगों की सेवा करो। और आजाद साहब को ये था कि मैंने भी 40 साल जिंदगी के जो थे वो दिल्ली में काटे, पूरे हिंदुस्तान की सेवा की। उनका भी शौक था कि मैं 2.5 साल में जो काम रह गए हैं मैं वो पूरे करूंगा। आप कब तक डीपीएपी में रहोगे? जब तक गुलाम नबी आजाद साहब डीपीएपी में है। अगर मैं छोड़ भी दूं गुलाम नबी आजाद साहब को, लेकिन जो दिल में उनके लिए जगह है वो कभी हम नहीं
दूर कर सकते हैं आजाद वसीम साहब। भाई, मैं पिछले दिनों देख रहा था कोई कंट्रोवर्सी बनी हुई थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में और एफआईआर एक लगती है जिसमें आपका भी नाम उसमें आता है। क्या वजह थी? आपने क्या कोई मारपीट वहां पे की थी उस ड्राइवर के साथ? रास्ता रोका था? आपका अड्डा पर्ची वालों के साथ कोई पार्टनरशिप है? क्या मामला था? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब से डोडा में खास करके भुंजा असेंबली में महाराज मलिक आए हैं तो तबाही हो गई है डोडा की, वही होगी। बिल्कुल हो गई। आप ग्राउंड जीरो पे जाइए जहां लोग, क्योंकि मैं 20-22 साल से नेशनल हाईवे पे जो अड्डा पर्ची लेते हैं क्या वो लीगल है? मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ डेंग साहब। अड्डा पर्ची लेना अगर वो ले रहे हैं, अगर सरकार ने बंद किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानून की, लेकिन कानून इजाजत आवाज तो महाराज ने उठाई ना। नहीं। देखो आवाज हम उठा सकते हैं, जो बंदा आपने उठाई नहीं ना, जब क्यों नहीं कब उठाई? उठाई? आप वीडियो देखिए मेरी, मैंने लोगों को ये बोला कि मैं साथ आऊंगा आपको एसएसपी के पास, डीसी के पास। देखो डिप्टी कमिश्नर अड्डा पर्ची बंद तो नहीं ना हुई? बंद हुई क्योंकि महाराज ने आवाज उठाई। कहाँ बंद हुई? वो तब भी नहीं ले रहे थे। देखो मैं शूट तोड़ दिए ना वो वाले जो नेशनल हाईवे पे। जनाबे मोहतरम, मुझे कुरान गवाह, देखो मैं शर्ट वाले के साथ नहीं हूं ना, मैं महाराज के साथ हूँ। जो शर्ट का मसला था वो पहले दिन ये उन्हें बोला था उनको कि ये शर्ट हटा लो, ये मेरे सामने की बात। किसने बोला था? ये उन्हें अच्छा। यासिर जो उधर डोडा के हैं, डिप्टी कमिश्नर ने बोला था ये हटाओ, वो हटाना था उन्होंने, लेकिन नाम महाराज, क्योंकि महाराज जो है वो खाली सुर्खियों में रहना चाहता है। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, एक दिन महाराज आवाज उठाते हैं, दूसरे दिन वो शेड वहां से हट जाता है। देखो अगर वैसा ही होता 2-4 दिन के बाद हटता। नहीं, देखो 2 दिन पहले बताया था ईओ ने, डिप्टी कमिश्नर ने, कि शर्ट हटा लो उधर से। अच्छा, वहां पे हुआ क्या था? आप पहले से वहां पे मौजूद थे? ड्राइवर के साथ मारपीट होते आपने देखा? नहीं, मैंने ये नहीं देखा, मैं भद्रवा से आ रहा था, मैं मैडोर में था। भद्रवा पुलडोड़ा में पहुंचा, उधर हंगामा था और लोड ब्रिज के पास। नहीं जो पुराना पुल हमारा, अच्छा। उधर शोर था। मैं उधर गया, मैंने बोला बात क्या है? उन्होंने बोला कि किसी अड्डे वाले ने मारा। मैंने बोला यार ये तरीका नहीं है, आज एक्सीडेंट हुआ है, इतना नुकसान हुआ है हमारे इलाके में। मैंने बोला गाड़ी हटाओ, मेरे साथ आओ, मैं एसएचओ से बात करता हूँ, या एसएसपी डोडा जो एक अच्छे ऑफिसर है, एसएसपी डोडा या डिप्टी कमिश्नर डोडा, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। लेकिन किसी बंदे ने पीछे से बोला ये इनका आदमी है, किसके लिए? मेरे लिए। अच्छा। तो उन्होंने फिर बंद नहीं किया। मैंने एसएचओ परवेज खांडे को फोन किया, वो आए, उन्होंने जाम हटाया, तो उसमें एफआईआर कट गई। लेकिन महाराज, मैं महाराज की बात करूं डेंग साहब, महाराज को जब मेरे ऊपर कोई भी चीज नहीं मिली जहां वो पकड़ सकता है, तो फिर उसने क्या किया कि पुलिस को जोर और जबरदस्ती करके मेरे खिलाफ एफआईआर काटी। उसके कहने पे कहां से एफआईआर कटेगी? पुलिस तो सारी सेंटर के पास है। जनाब मोहतरम, उसकी बात को क्यों मानेंगे? मैं बताऊं आपको कि वो रात के 10 बजे तक थाने में रहे। तो रहने से थोड़ी ना होगा। पुलिस जनाब प्रेशर किया पुलिस को, क्योंकि एसएचओ खांडे साहब वो उधर नहीं थे, उधर कोई सब इंस्पेक्टर था। देखो मैंने दूसरे दिन डीआईजी साहब से बात की, मैंने वीडियो दिखाई कि अगर इस पे एफआईआर लगती है तो लगाओ, कोई मसला नहीं। मैं आपको भी दिखाऊंगा वीडियो की, वीडियो में स्टेटमेंट दिया। हाँ, उसमें क्या बोल रहा हूँ मैंने ये बताया उनको कि यार उस मारपीट का भी कोई वीडियो बना है? नहीं, मारपीट का कोई वीडियो नहीं है, गाली गलौज का वीडियो मारपीट होती है वहां पे, मतलब जो लोग पर्ची नहीं देते हैं है। या ये सारा ड्रामा है महाराज के कोई करीबी लोग थोड़े से। देखो डेंग साहब, एक एमएलए बनता है वो किस लिए बनता है? कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलत हो रहा है, उसने आना है, और डिप्टी कमिश्नर मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको बुला के जो भी छोटे मुलाजिम है उनके साथ मसले करने। वो तो तरीका अपना अपना है ना काम करने का। ये कौन सा तरीका? मैं आपको माँ बहन की गाली निकालूं, ये तरीका है? ये किसने इजाजत दी है? महाराज निकाली मलिक। उसने मां बहन की गाली। किसको निकाली? आप नहीं देख रहे कि ये क्या क्या बोल रहा है? दल्ला, हरामी, तेरे घर को आग लगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो तो महाराज बोलता है मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। अच्छा, वो गलत नहीं बोला, वो कानून अगर इजाजत देता है डेंग साहब, मैं भी वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। देखो हमारे लीडर ने, कानूनन क्या कार्रवाई होती है महाराज के खिलाफ अगर वो ऐसी लैंग्वेज? देखो मैं जम्मू कश्मीर की एजेंसियां पता नहीं कहाँ सोई है, या तो ये मिला हुआ बीजेपी के साथ। मैंने आज से 6-7 महीने पहले बोला था कि महाराज मलिक जो है वो आरएसएस का आदमी। क्यों? जैसे उनका आरएसएस का जो हेड उनका है केजरीवाल जी, आप उनका ड्रेस देखिए, वो आज से पहले 20 साल दफा 370 टूटा, सबसे पहले केजरीवाल ने वोट दिया। मुस्लिम का जो भी मसला होता है सबसे पहले केजरीवाल सपोर्ट करता है सेंटर की। तो महाराज इधर ढूंढूरा पीटता है कि मैं ईमानदार हूँ। कौन सा ईमानदार? के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता है वो तो महाराज ही है। नापे मौसम आज बोले, जब एनसी में था तब वो उनके खिलाफ बोलता था। मैंने आज से 8 महीने पहले अपनी जो मीडिया डोडा की मैंने बोला, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि वो बोले ना, बोलने से कुछ तो नहीं होगा। आप बताओ मुझे कि डोडा में अगर कोई घोटाले हो रहे तो उस पे एक्शन महाराज ने करना है ना। ये भी तो घोटाला ही है अगर इलीगल तरीके से कोई अड्डा पर्ची ले रहा है। मोहतरम, एडमिनिस्ट्रेशन कोई पागल तो नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टेंडर निकाला, उसमें पूरी, नेशनल हाईवे पे अड्डा पर्ची लीगल है या इलीगल है? देखो कानून ने जो बंद किया, और इलीगल है, लीगल है, इलीगल है, और जो भी लिया जा रहा था वहाँ पे नहीं लिया जा रहा था। वो फिर खोखा वहाँ पे क्या कर रहा था जिसको तोड़ा गया? देखो आप बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं डेंग साहब, जब तक मेरे को जवाब नहीं मिलेगा मैं सवाल पूछता रहूंगा। आपको सीधा जवाब दिया कि जिस दिन उस लड़के ने टेंडर निकले और पकड़ा, उसी दिन ईओ ने ये बताया था कि ये शर्ट हटाइए। लेकिन पर्ची ली जा रही थी ना वहाँ पे। पर्ची झगड़ा भी इसी बात को लेकर के हुआ क्योंकि वो ड्राइवर पर्ची नहीं दे रहा था। जनाबे मोहतरम,
आप जो गणपत ब्रिज की बात कर रहे हैं वो म्युनिसिपल कमेटी में आता है। चाहे गणपत ब्रिज हो चाहे वो आगे वाला हो, उसमें आपने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है, उसमें लिखा क्या है? उसमें ये लिखा है कि नेशनल हाईवे पे कोई अड्डा नहीं लेगा। झगड़ा कहाँ पे हुआ पहले मेरे को बताओ। जगह महराज, जब महराज जोड़ा में आता है झगड़ा शुरू होता है। देखो कहाँ पे हुआ, पुलोड़ा में हुआ या उधर हुआ? जहाँ ये मुझे पता नहीं है। देखो आप बोलो ना, मैं वहीं पे था जब स्टेटमेंट दे रहे थे आप। जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था मैं पुराने वाले ब्रिज पे था, मैं भद्रवाह वहीं पे हुआ था। नहीं, झगड़ा उधर नहीं हुआ। झगड़ा कहाँ पे हुआ था? ये जो मीडिया ने बताया कि झगड़ा पीछे हुआ था कहीं गणपत पे, उधर मैं मौजूद नहीं था। किसने क्या किया मुझे पता नहीं उस चीज का। लेकिन आप वहां पे थे और झगड़ा कहीं पे हुआ, एफआईआर आप पे क्यों हुई? मैंने बताया ना आपको कि डेंग साहब, ये मसला जो है कि महराज के दबाव से आके उस सब इंस्पेक्टर ने मेरे खिलाफ इधर सीएम को धक्के मार रही है पुलिस, तो महराज कौन से खेती बोली है? पैर तक पकड़े उसने मेरा नाम मेंशन करके कि वसीम को मैं रोकूं, लेकिन वसीम रुकने वाला नहीं है। वसीम कैसे रुकोगे आप? क्या रुकोगे? जो महराज जहाँ गलतियां कर लगने से आपको कोई प्रेशर पड़ा? मुझे कौन सा प्रेशर पड़ा? फिर आपके सामने बोलता नहीं मैं अभी भी गुजारिश करता हूँ एसएसपी साहब से, उसमें खुद वो इंक्वायरी करे, डिप्टी कमिश्नर डोडा से। महराज मेरे खिलाफ कितनी एफआईआर काटते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईआर काटने की जिम्मेवारी थोड़ी ना मिली महराज को। जनाबे मोहतरम, एक एमएलए है, विधायक है, जब उसके खिलाफ 35 या 36 एफआईआर है, वो खुद करवाई उसने अपने खिलाफ। एक इंटरव्यू में ये भी बोलता है कि लश्कर होना जरूरी है, लश्कर होना जरूरी है। और बुरहान वानी जो है वो मेरा आइडियल है, वो मेरे पास वीडियो पड़ी हो। स्टेटमेंट पे भी एफआईआर लगा था उस पे। देखो एफआईआर एक तो हुआ ना कि आप क्रिमिनल कोई कर रहे हो तो एफआईआर लगी, उसमें इंसान खुद भी परेशान होता है यार ऐसा। लेकिन महराज ने जो मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई उन ड्राइवरों से, देखो मैं ड्राइवरों के सपोर्ट में, मैंने उनको ये बताया कि कानून का तरीका इस्तेमाल करके मैं आप फ्रंट पे साथ दूंगा चाहे कहीं भी जाना। लेकिन जो 4, 5, 10 लोग जो महराज के साथ हैं, वो हर वक्त डोडा में अपनी गलतियां छुपाने के लिए महराज उनको उंगलियां देता है, शोरगुल कराता है। चाहे जीएमसी का मसला, देखो रात को एक नहीं, आप मेरे को ना एक चीज बताने में कामयाब नहीं हो रहे हो, मसला है या नहीं है? अड्डा पर्ची वहां पे थी तभी मसला बना, जीएमसी में कोई कोताहियां हुई तभी मसला बना, मौका तभी मिला एमएलए को। जनाबे मोहतरम, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब डोडा आता है लोगों को उम्मीदें होती है कि महराज जो है जो काम जो 2014 पेंडिंग है उनको पूरा करेगा। स्कूलों के में टीचर नहीं, वो पूरे करेगा। जीएमसी में कोई डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर लाएगा। लेकिन जब नाकाम होता है तो फिर आके वो गाली गलौज करता है, कभी प्रिंसिपल के साथ, कभी डिप्टी कमिश्नर के साथ, कभी एसएसपी के साथ, कभी ईओ के साथ। अपनी क्या वो एक एमएलए है ना, ऑपोजिशन में है, अब वो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। भाई साहब, हम भी रहे ना, हमारे लीडर भी रहे ना, ये तो तरीका नहीं है। हम जब छोटे थे, हम घर से बाजार निकलते थे, घर वालों की ये हिदायत होती थी, बड़ों को सलाम किया करो, बड़ों को तमीज से पेश आया करो। और आज वो तो लोगों ने सोचना है ना, लोगों ने वोट किया है साहब। एमएलए तो है ना, एमएलए मानते हो आप उसको? मैं उसको एमएलए मानता हूँ पहले दिन से। आपके मानने से या नहीं मानने से क्या होगा? है ना एमएलए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना एमएलए। देखो कानून ने नहीं बनाया है, लोगों ने बनाया है। कानून एमएलए है ना वो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, कानून मत मानो, लोगों ने वोट किया एमएलए बनाओ। लोगों ने वोट किए है ना, आज वही लोग तो रो रहे हैं। लोग चाहते थे कि महराज हमारा एमएलए बने तो बना, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने बनाया। लेकिन आज की डेट में जो 8-9 महीने हुए, आप इलाके में जाइए ना, जहां महराज के खिलाफ कोई, जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था महराज के खिलाफ, मुझे आज भी याद है 586 कमेंट मेरे खिलाफ आए। लेकिन उसके बाद तो आवाजें उठती है ना चिनाबेली से। आप तो कवर करते हैं, डोडा की मीडिया कवर करती है। अभी भी महराज कहता है मेरा जो भी स्टेटमेंट होता है मीडिया में, तो अगर 100 कमेंट्स आते हैं 98 मेरे फेवर में होते हैं, दो अगर मेरे अगेंस्ट में होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एजेंसियों को बोलना चाहता हूं कि उसके जो करीबी लोग हैं, जिनकी 10-10 आइडिया हैं, जैसे महराज लाइव आता है या महराज के खिलाफ कोई बोलता है, एक बंदे के पास 10-10 आइडिया है, वही कमेंट शुरू करते हैं, गालियां मारना शुरू करते हैं। हमारे लीडरों ने बदतमीजी नहीं की और ना हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर महराज नहीं सुधरा, उसने अपना लहजा नहीं बदला, उससे बड़े बदतमीज हम नहीं, एक तो रही बदतमीजी, ईमानदार तो होगा ना। कौन सा ईमानदार? 8 महीने में करोड़ों का मकान बन रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? कितने करोड़ का? जम्मू में एक मीडिया कर्मी ने उसके मकान का फोटो लिया था, फिर उठा के उसको रात को मारा था उसके लोगों ने। वो प्रूफ तो नहीं हुआ? क्यों नहीं प्रूफ है? आप देखो, प्रूफ कौन सी चीज होती है? मकान तो बन रहा है ना, मेरे पास आज भी वीडियो होगी। कितने करोड़ का? जनाब, जम्मू में जो मकान बनाएगा 1-1.5 कनाल में, तो कितने करोड़ का बनेगा? मैं तो जमीन नहीं ले सकता, मैं तो कमरा नहीं ले सकता जम्मू में। पैसा कहाँ से आया? तो महराज को पूछिए ना आप। वो चीज महराज को पूछे। एक ईमानदार जो होता है, जो एक पंचगान निमाजी होता है, वो एतवार की तनख्वाह नहीं लेता। लोन शोन उठाया होगा? जनाब मोहतरम, मेरी बात तो सुनिए। वो महराज बोलेगा ना, एक ईमानदार मुसलमान वो एतवार की तनख्वाह नहीं लेता। तो महराज 8 महीने से कहाँ करोड़पति बन गया? वो मकान कहाँ से आया? वो जमीन कहाँ से आई? जांच कीजिए ना, जांच की करे ना सरकार। लेकिन उसमें तो एफआईआर भी लगी, लेकिन जांच कहीं नहीं है। जनाब, जब वो गड़ा भर जाता है ना गुनाहों का,
अल्लाह मौका देता है, पहले रस्सी आगे छोड़ता है, जब वो पूरा करता है तो फिर पता नहीं चलता है कौन कहाँ से आया और कहाँ गया। मतलब एक मकान बनाने से इंसान बेईमान हो जाता है। जनाब मोहतरम, उसके अलावा क्या है आपके पास? आप मुझे बताइए डेंग साहब कि जब इलेक्शन था वो 15,000 दिखा रहा था मेरे अकाउंट में, आज चेक कीजिए कितना है उसके अकाउंट में, कितने पैसे। आपने चेक किया? मैंने नहीं किया, मैं एजेंसियों को बोल रहा हूँ ना, मेरे खिलाफ तो महाराज ने पूरा क्लियर किया ना ढूंढा, मैं मेरे लोगों से पूछ के कि इससे कितने घोटाले किए, लेकिन मैं अपने वालिद साहब की पेंशन से गुजारा करता हूँ। और महाराज ने कौन से घोटाले किए? जनाब मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मकान की बात कर रहा हूँ, करोड़ों का। मकान बनाना कब से घोटाला हो गया? जब एक बंदा ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मुझे लोग कपड़े देते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो करोड़ों का मकान शुरू करता है, तो शक तो होगा। उसके अलावा कुछ? मकान तो चलो बनाना ही है, वो आज नहीं तो कल बनाना है, एमएलए है, उसके बाद लोगों ने आना भी है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि मकान बनाना जुर्म है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकान अगर बन रहा है कि 10 दिन पहले मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है। सर वो महराज है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ियां गिफ्ट होती हैं, थार गाड़ियां गिफ्ट होती हैं, तो मकान के लिए भी पैसा हो गया होगा। ये इस्लाम में हराम नहीं है, ये करोड़ों का इस्लाम में हराम नहीं है। इलेक्शन ही उसने दूसरे के पैसों से लड़ा, तो फिर उसमें क्या है? इलेक्शन लड़ा, लोगों ने उसके जज्बात में आके उसको पैसे दिए, जिताया, तो मुबारक है। और तूने तो अपना सोना गिरवी रख के या बेच करके उसको पैसे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। किसने? और तूने? मैं तो मानता हूं कि इलेक्शन जिताया है, लेकिन जिताने के बाद ये कौन सी फैक्ट्री है कि 8 महीने में आप करोड़ों का मकान बना रहे हो। महराज का वालिद साहब भी 4th क्लास में मुलाजिम था। आप या आपके जैसे नेता जो अपोजिशन में हैं, दूसरी पार्टियों में, उनका भी तो काम है ना, फर्ज बनता है ना कि अगर हमारा एमएलए कुछ गलत कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना है। आप बगैर मकान के या उसके अलावा कुछ आप बता ही नहीं रहे हो। देखो बाकी एमएलए की मैं बात नहीं करूंगा, जो महराज ईमानदारी की बात करता है, मान लेते हैं कि वो ईमानदार है, लेकिन पूरा मान लिया आपने ईमानदार है। सुनो, मैं बोलूंगा पूरी दुनिया के सामने वो बोलता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं भी मान लूंगा आज ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ा बदतमीज तो है जिसने माँ बहन। बदतमीजी के लिए उसको क्या सजा दी जाए? मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसका तरीका है काम करवाने का। माँ बहन की गाली। जब डीडीसी था, जब वो सोशल एक्टिविस्ट था, मैं तब से उसको जानता हूँ। जब वो फटी हुई चप्पल लगा करके आया करता था, मैं तब से उसको जानता हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं पहनावे की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं उसके घर में वॉशरूम भी अच्छा सा नहीं है जनाबे मोहतरम, आज भी शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं जब से जानता हूँ उसको तब नहीं था। वो दिखावा है लोगों को दिखाना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ, वो छोड़ो आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि महराज को हम ये बोलते हैं कि जैसे हमारे लीडरों ने काम किए थे डोडा के लिए, आप काम करो। सारे लीडर एक जैसे तो नहीं ना होंगे, तो फिर क्या इसको गालियों के लिए बनाया है? देख साहब, कम से कम खुदा रहा, आप भी इस चीज को मानिए ना, लोगों ने, गरीब तबके ने बोल दिया। उसको गलत नहीं साबित कर पा रहे हो। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि घर बनाने के अलावा आपके पास क्या है जो उसने आवाज नहीं उठाई? जीएमसी की बात वो कर रहा है, अड्डा पर्ची की बात वो कर रहा है, स्कूलों में वो जा रहा है। और आप बताओ मुझे कि एक लीडर जो, इस वक्त मैं लीडर हूँ छोटे पाए के, कल मैं एमएलए बनता हूँ, मैं लोगों के जज्बातों से पब्लिक दरबार वो लगाता है। नहीं, दरबार लगाने से मैं भी दरबार लगाऊंगा जब मसला कोई हल नहीं होगा। मसले हल हो रहे हैं, लोगों को एमजी नरेगा के पैसे मिल रहे हैं, मटेरियल के पैसे मिल रहे हैं, मिले ईद के लिए बदकिस्मती तो लोगों से ही सुनते हैं, लोग बोल रहे हैं। किस लोग? आप जैन साहब, पब्लिक में गया था, वहां पे 15 दिन काट के आया हूँ। देखो जहां आप गए उसका गढ़ है, अगर वो चोरियां भी करेगा वो तब भी नहीं बोलेगी चोरी। आप पड़ोस से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके पड़ोस वालों ने नहीं बोला। मैं बताऊं ना, बाकी सुनो मेरी बात, आप एक काम कीजिए, आप गुन्ना से लेके ठाठी का एरिया भी छोड़ दीजिए, गुन्ना से लेके कूटी तक आइए। ठाठरी में भी वो कुछ वायरिंग वाला इशू हुआ था, कोई तारे शारे चलने, मतलब वहां पे भी वो पहुंचा। मैं आपको बताऊं कि मेरी बात तो सुनिए ना, ठाठी पुल से लेके कूटी तक आइए, आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, इलाकों में जाइए, हालात देखिए और गरीब लोगों से पूछिए, वो खुद बताएंगे आपको कि महराज ने कौन से काम किए। आप क्या बताओगे? किनको? मतलब आप मीडिया पे आए हो, आप भी बता दो ना कुछ क्या नहीं किया उसने। जनाब मोहतरम, महराज देखो डेंग साहब, महराज खुद बोल रहा है कि बदकिस्मती से 9 महीने में कुछ नहीं कर पाया, तो वो खुद जवाब देता है, तो उसमें क्यों बोलूं मैं उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप आवाज तो उठा रहे हैं। आवाज उठाना अपोजिशन का काम है, जिनका कोई मानता नहीं है। वो भी तो अपोजिशन में ही है। जो सरकार में, भी तो अपोजिशन में। कहाँ है अपोजिशन में? परसों तक वो सरकार में था, तब वो सरकार का दाड़ा दिखा रहा था। जब उमर सरकार ने देखे उसके हालात की, ये क्या है, ये नशा करके आता है कि क्या करके आता है असेंबली में, उनने हटा के अब वो अपोजिशन का, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहा था उधर, जब मिनिस्ट्री नहीं मिली तो छोड़ दिया। उसमें भाई क्या एक मैसेज रहेगा आपका सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए? देखो, मैं आपके चैनल के मुताबिक महराज को मैसेज देना चाहता हूँ। महराज को? हाँ, महराज से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? दुश्मनी नहीं है, मेरे लोग उधर बसते हैं, मेरे लोगों का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। लोगों ने तो उसको जिता करके भेजा जनाब में। अब आज तो नहीं हटा सकते हैं, वो तो अब 29 में जब इलेक्शन होगा तो फिर पता चलेगा ना। बोल तो सकते हैं ना। कौन लोग? देखो महराज महराज से इसलिए डरते हैं कि यार कोई बात उसके खिलाफ बोलेगा वो माँ बहन की गाली। अब मेरी हिम्मत थी, मैं
पर्चा मेरे खिलाफ कटा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं महाराज को और चैलेंज करता हूँ कि यार कितने पर्चे काटने कटवा, जो तेरी पावर है। लेकिन जो अल्लाह की मार होती है ना, जब अल्लाह बादशाह बना सकता है तो वो फकीर भी बना सकता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से फकीर हो गया। मैं महाराज को ये बताना चाहता हूँ कि यार जब तू डोडा, जैसे हमने मेडिकल कॉलेज दिया, जैसे हमने रोडें पहुंचाई 2002 से लेके 2014 तक, वो तो कांग्रेस ने किया ना जनाब। कांग्रेस, हम थे ना कांग्रेस में तब, हमारे लीडर थे ना गुलाम नबी आजाद, हमारे लीडर थे ना अब्दुल मजीद वानी, जिनने काम किया, जिनने पहचान दिलाई गांव के लोग। देती नहीं सेंटर से, तो यहाँ पे कैसे देते आप? लेने वाला तो होना चाहिए ना। जब इंसान मांगेगा, माँ भी तब दूध देती है बच्चे को। जब आज भी बड़े अच्छे रिलेशन, आज भी मांग लो। किससे आजाद साहब के बड़े अच्छे रिलेशन सेंटर के साथ। नहीं, सेंटर के साथ किसके नहीं होते? ये कौन सी बात कर रहे हो आप? मांगने वाला होना चाहिए, आज भी मांगो ना, बिना पावर के भी मांग लो। लोगों ने मैंडेट उमर साहब को दिया ना, जो चौथे दिन जाता है। पब्लिक वेलफेयर में काम करने हैं। अब मेरे को मैसेज बताइए, क्या दे रहे हो आप आम लोगों को? आम लोगों या को महाराज के लिए देना? महाराज के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे बरेस में हमने ग्राउंड बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, महाराज अपनी ताड़ पे एक बिल्डिंग स्कूल की कहीं इलाके में बनाई जहाँ नहीं है, तो मैं बोलूंगा यार इसने कुछ काम किया। एक स्कूल की बिल्डिंग। सीएम और एमएलए में फर्क भी तो होता है। नहीं, हम भी एमएलए थे, हम कहाँ सीएम बने थे? अब्दुल मजीद वानी जब जीते थे 2002 में तो इंडिपेंडेंट जीते थे, कोई पार्टी नहीं थी। हमने तो 2002 से ही काम स्टार्ट किया था। मारधाड़ थी, लोगों को पकड़ना था, हमने तो सिस्टम को ठीक किया। 4 साल और हैं महाराज के पास, हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ कर ले। चावल जब पकते हैं ना, उनको ऊपर से ही देखा जाता है, नीचे कड़छी लगा के जैसे वो ऊपर होते वैसे नीचे होते। देखो, बोलने और करने में फर्क होता है। इस वक्त महाराज एमएलए है, लोग देख रहे हैं ना करीब से, लोग किसी के सके नहीं होते। जब उमर साहब मजबूर हुए, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हारा, फिर क्या किया उसने कि टोपी उतारी मुसलमानों के जज्बातों को, फिर जाके जीते दोनों सीटों से। लेकिन कितना झूठ बोला उसके बाद। जैसे मैं सरकार में आऊंगा स्मार्ट मीटर नजर नहीं आएंगे, बोला बेरोजगार नौजवान जो हैं उनको रोजगार दूंगा, नहीं हुआ। डेली वेजर उनको परमानेंट किया जाएगा। तो मैंने कुछ दिन पहले टोपी अपनी उतार के भीख मांगी थी सफाई कर्मचारियों के लिए कि उमर साहब ये कीजिए। एलजी का बहाना। मैंने बोला जब एलजी रोकेगा तो पूरी जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे ना, फिर लोग सड़कों पे आएंगे ना। फिर एलजी हो या उमर साहब हो, जब लोग सड़कों पे आते हैं तो बड़ी बड़ी उनकी कुर्सियां भी जाती, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो ये ड्रामा कब तक चलेगा? अगर लोग बनाना जानते हो, लोग बिगाड़ना भी जानते हैं, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा लोगों को। वो तो एमपी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कौन? महाराज। उसने तो पिछले बार भी लड़ा था ना। पिछली बार लड़ना अलग चीज थी, इस बार वो जितना पॉपुलर हुए हैं पूरा जेएनके उनको जानता है। जनाबे अली, जिन लोगों को पता नहीं है तो वो तो नाच रहे हैं। जिन लोगों ने वोट दिया, आप उधर जाइए ना, उधर बात कीजिए ना, उधर पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी। चलें जी, वसीम राजा जी हमारे से बात कर रहे थे, डीपीएपीसी नेता। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स आप देखते रहने